हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में। और आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के 25 सवालों को जो कि पूछे गए थे 12th ऑफ सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 में। चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज जो कि आप सभी लोगों को याद रखनी है कि वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज कंजूसी मत कीजिएगा इस वीडियो को लाइक करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई नया स्टूडेंट जुड़ा है तो ये मेरा एप्लीकेशन है, नाम है इसका ADU24। किसी भी वनडे गवर्नमेंट एग्जाम की संपूर्ण तैयारी के लिए ये आपका ऐप आप लोगों की हेल्प करेगा। इसमें आपके अलग अलग प्रकार के कोर्सेज हैं, जैसे कि एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको इस कोर्स में मिलेगा। इंग्लिश के क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको इस कोर्स में मिलेगा, और ऐसे ही आपको मैथ और रीजनिंग के भी कोर्सेज मेरे इस ऐप पर देखने के लिए मिलेंगे। आपके ये 4 कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें कि आप कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट जीके कवर कर सकते हैं। इन चारों कोर्सेज में मैं डेली वीडियोस अपडेट करके डालता रहता हूं, तो इनको भी आप यूज कर सकते हैं। बाकी एसएससी के एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज हो, रेलवे के एग्जाम की टेस्ट सीरीज हो, और भी बहुत सारा कंटेंट आपके इस ऐप पर अवेलेबल है। एक बार ट्राई जरूर करिएगा। पहला सवाल, आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि इस गिवन सेंटेंस को पैसिव वॉइस के फॉर्म में करेक्टली एक्सप्रेस करता है। क्या होता है पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के अंदर, क्या हमें करना होता है? जो आपके एक्टिव वॉइस के अंदर स्टेटमेंट दिया गया होता है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है? वो सब्जेक्ट बन जाता है। ये बातें रटी हुई होंगी। आई विल नेवर ओवरलुक दिस क्रिएटिविटी, तो ये एक्टिव वॉइस के अंदर आपका स्टेटमेंट है। इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन सा है? दिस क्रिएटिविटी। वो कहां पर आ जाएगा? वो शुरुआत में आ जाएगा। विल नेवर ओवरलुक है तो ये बन जाएगा विल नेवर बी ओवरलुक्ड बाय मी। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। अगला सवाल है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, वो जगह जहां पर पक्षियों को रखा जाता है उसको कहते हैं भाई एवियरी। तो इसके बारे में और क्या ही मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूं। एक ऐसा प्लेस है जो कि ऐसे प्लेस को रेफर करता है जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है। या तो आप इसको एक लार्ज केज के रूप में देख सकते हैं, या फिर हो सकता है ये एक बिल्डिंग हो, या फिर एक थोड़ा सा इनक्लोजर हो जिसमें बर्ड्स को रखा गया हो उनकी स्टडी या फिर साइंटिफिक स्टडी करने के लिए। जू का मतलब तो सब समझते ही हैं, जहां पर जो एनिमल्स होता है। अभी यहाँ पर सब चीज है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर बर्ड्स ही हों। उनको पब्लिक के देखने के लिए रखा जाता है। सेंचुरी क्या होता है भाई? सेंचुरी एक प्रोटेक्टेड एरिया को रेफर करता है कि नहीं? जहां पर जो वाइल्ड लाइफ होती है उसको रखा जाता है। तो ये स्पेशली एक प्रकार से बर्डों को रखने का नहीं है, इसमें प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आपको सारी चीजें नजर आएंगी। हाइव का मतलब क्या है? ये बीज से संबंधित है, ये बर्ड से संबंधित नहीं था। तो एवियरी वाला जो ऑप्शन है भाई वो आपका इसमें करेक्ट हो जाता। अगला ये आपसे एंटोनिम पूछ रहे हैं, यानी कि विलोम शब्द पूछ रहे हैं किसका? कैटास्ट्रोफ का। इस कैटास्ट्रोफ की जो स्पेलिंग है प्लीज उसको देख लीजिएगा। ये इनकरेक्ट स्पेलिंग के रूप में आपसे पूछा जाता है। मतलब क्या होता है भाई इस कैटास्ट्रोफ का? इसका मतलब होता है कि कोई सडन या फिर वाइड स्प्रेड आपको डिजास्टर देखने के लिए मिले। एक विपत्ति, एक ना कि सिर्फ विपत्ति, एक महा विपत्ति आप बोलिए इसको, उसको कहा जाता है कैटास्ट्रोफ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी आपका म्यांमार और बैंकॉक के अंदर अर्थक्वेक आया था ना, तो हमने उस स्टेटमेंट को कैसे यूज किया था कि द अर्थक्वेक वाज अ कैटास्ट्रोफ, जिसकी वजह से कई सारे घर और लाइव्स डिस्ट्रॉय हो गई। इसका एंटोनिम इन 4 विकल्प में से आपको नजर आ रहा है पहला ऑप्शन सक्सेस। सक्सेस का मतलब क्या होता है? सफलता। जब कोई व्यक्ति कोई अपना एम या फिर अपना कोई पर्पस क्या कर लेता है, अकम्प्लिश कर लेता है। तो सक्सेस इसके अंदर सबसे सटीक ऐसा वर्ड था जो कि इसका एक एंटोनिम आपको नजर आ रहा है। जैसे नर्चर है, नर्चर का मतलब क्या होता है? किसी का
पालन पोषण करना, तो इसका एंटोनिम के रूप में भी ये भी नहीं बन रहा है। इमैक्युलेट एक अच्छा शब्द है जिसका मतलब आप लोगों से या जिसका जो अर्थ है वो आप लोगों से पूछा जा सकता है। नर इमैक्युलेट का मतलब होता है निर्मल, मतलब कोई चीज जो कि परफेक्टली क्लीन हो, एकदम नीट हो, एकदम टाइडी हो, एकदम साफ सुथरी हो। डिजास्टर का मतलब आपदा है, एक ऐसा सडन इवेंट जिसकी वजह से नेचुरल कैटास्ट्रोफ को आप एक तरीके से डिजास्टर बोल सकते हैं। तो सक्सेस इसके अंदर आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे। बियॉन्ड स्किल्स एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग कंपनीज सर्च फॉर एप्लीकेंट्स हु डिस्प्ले एक्साइटमेंट, those they believe shall carry out allocated responsibilities cheerfully and cooperatively। इस स्टेटमेंट का आइडिया यही है कि भाई आपकी स्किल, आपके एक्सपीरियंस, आपकी ट्रेनिंग के अलावा जो कंपनी है वो आपके एक्साइटमेंट को भी सर्च करते हैं कि ये जो बंदा आया है इसके अंदर कितना एक्साइटमेंट है। तो वो लोग जो ये बिलीव करते हैं उनको यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उनको चेयरफुली और कोऑपरेटिव रूप से क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। इन्होंने दिया शेल कैरी आउट एलोकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। शेल कैरी आउट एलोकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सही रहेगा या फिर दोज दे बिलीव विल एग्जीक्यूट असाइंड ड्यूटीज, या ये वाला आपको सही लग रहा है? क्योंकि इसके अंदर क्या है ना, विल एग्जीक्यूट असाइंड ड्यूटीज एक से सही यहां पर यूजेस देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या करा जा रहा है, जो टास्क को परफॉर्म करने का आइडिया है वो इस वाले ऑप्शन के अंदर आपको नजर आ रहा है कि भाई उनको कुछ एलोकेट दिया जाएगा, उसको वो चेयरफुली और कोऑपरेटिवली क्या करेंगे, कैरी आउट करेंगे, है ना। तो दोज दे बिलीव विल एग्जीक्यूट असाइंड ड्यूटीज चेयरफुली एंड कोऑपरेटिवली, ये वाला आपका सबसे सटीक इसके अंदर बैठ रहा है। बी वाला ऑप्शन इसमें सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको सटीक ऑप्शन फिल करना है इस दिए गए ब्लैंक के अंदर। तो पहले हमें स्टेटमेंट पढ़ना होगा। आफ्टर इयर्स ऑफ फाइट्स विद his neighbor Ram, Shekhar decided to hold out the vote and invited Ram for tea। तो एक भाई साहब है शेखर, उनकी लड़ाई होती रहती है उनके पड़ोसी राम से। तो ये कह रहे हैं कि काफी सालों तक राम से लड़ाई रखने के बाद शेखर ने डिसाइड किया टू होल्ड आउट वॉट। तो एक ईडियम यूज होता है जिसको हम कहते हैं शेखर डिसाइडेड टू होल्ड आउट दी ऑलिव ब्रांच। मतलब क्या होता है, एक प्रकार से ये शांति प्रस्ताव से संबंधित होता है कि शेखर ने एक शांति प्रस्ताव लिया और राम को चाय पर बुलाया। ठीक है, इसको ऑलिव ब्रांच के रूप में आप लोगों को फिल करना था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नहीं कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट के बाद उसने ऑलिव ब्रांच को एक्सटेंड किया, तो ऑलिव ब्रांच को उसने एक्सटेंड किया क्योंकि उसने पहले अपोलोजाइज किया, उसने पहले सॉरी बोला और शांति प्रस्ताव दिया, यार गलती हो गई यार, माफ कर दे यार, ऐसा भी क्या नाराजगी है। तो ऑलिव ब्रांच यहां पर आपका सटीक बैठेगा। इनकरेक्टली, अच्छा यहां पर ना कुछ और भी दिए गए थे भाई, ये भी देखो, और भी यहां पर ईडियम दिए गए हैं। जैसे कि पोकर फेस है, ये भी आजकल बहुत ज्यादा आपका यूज होने वाले ईडियम्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। पोकर फेस का मतलब होता है एक ऐसा फेस जिसके अंदर कोई एक्सप्रेशन ही ना हो, यानी कि एक्सप्रेशन लेस फेस, चेहरे पर कुछ दिखे ही ना, कोई इमोशंस ही ना हो, उसको कहते हैं हम पोकर फेस। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन दिया है यहां पर कंपेयरिंग एप्पल टू ऑरेंजेस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर करने का मतलब है कंपेयरिंग एप्पल टू ऑरेंजेस। इसका मतलब होता है कि दो ऐसी चीजों को मैं कंपेयर कर रहा हूं जो कि एक दूसरे से क्या है, फंडामेंटली डिफरेंट है। समझ रहे हो? जैसे कि मान लीजिए कि दो प्रोजेक्ट हैं, एक प्रोजेक्ट दूसरे एरिया में काम कर रहा है, एक प्रोजेक्ट दूसरे एरिया को टारगेट कर रहा है, उन दोनों को कंपेयर करने लगे तो एक तरीके से दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर करने का एक सही वो नहीं होता है ना। चिप ऑन शोल्डर तो भाई बहुत कॉमन है, कई बार आपका पूछा गया है, ये होती है नाराजगी।
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे नहीं कहते हैं कि मान लीजिए कि किसी भी आदमी का किसी कंपनी के अंदर प्रमोशन नहीं हुआ, तो वो आदमी क्या लेकर घूम रहा है, अपने शोल्डर पर चिप लेकर घूम रहा है, मतलब ही हैज अ चिप ऑन हिज शोल्डर। मतलब नाराज है वो कंपनी से कि बताओ मेरे इतना मेहनत करी और मेरा प्रमोशन नहीं किया इन्होंने। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको इन चार विकल्प में से ढूंढना है। पहला जो वर्ड इन्होंने दिया है वो दिया है सैनिटरी। भाई ये सही है, CENTENARY, सेंटनरी। इसका मतलब होता है क्या, शताब्दी। तो इसकी भाई स्पेलिंग मुझे तो ठीक लग रही है। उसका है दूसरे बाद ऑप्शन कंज्यूमरिस्ट। कंज्यूमरिस्ट भी ठीक है यार। कंज्यूमरिस्ट का मतलब क्या होता है, वो व्यक्ति जो कि उपभोक्ता होते हैं, उपभोग करते हैं, मतलब क्यों, क्या जो कंज्यूमर गुड्स को क्या करते हैं, प्री ऑक्यूपाई कर लेते हैं। उसके बाद कैपिटलिस्ट है, ये कौन होता है, पूंजीपति। ठीक है, को पूंजीपति कहते हैं, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी जो वेल्थ है उसको इन्वेस्ट करता है, किसमें, ट्रेड में, इंडस्ट्री में, उसको कहते हैं हम कैपिटलिस्ट। उसके बाद भाई यहां पर इन्होंने एक आपको ऑप्शन दिया है काउंट एम टेबल। अब यहीं से आप लोगों का जो स्पेलिंग है वो आप लोगों को अगर पता है तो आप सही कर पाते। अब इसके अंदर गलती क्या है, ये जो यू है ये बिना बात का घुसा दिया इन्होंने। ठीक है, करेक्ट जो रहेगा वो रहेगा CONTEMPTIBLE, कंटेम्प्टेबल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, मतलब कंटेम्प्ट को डिजर्व करना, एक प्रकार से कोई चीज जो कि घृणित है ना। जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई किसी के जो एक्शंस हैं वो इतने ज्यादा सेल्फिश थे कि उनको कैसा माना गया, उनको कंटेम्प्टेबल माना गया, उनको कंडेम करा गया, उनको उनको मतलब उनको घृणा के नजर से देखा गया। तो ये काउंटेम्प्टेबल नहीं होता है, कंटेम्प्टेबल होता है। तो ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन था वो इनकरेक्टली इन्होंने स्पेलिंग करके दिया था। अगला है आपको एंटोनिम बताना है अंडरलाइंड वर्ड का, यानी कि विलोम बताना है। अंडरलाइन कहां पर हो रखी है, ये है भाई इसका जो अंडरलाइन वर्ड है, स्ट्रॉन्ग। वन मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट दिस बॉक्स ऑफ ग्लास जार्स। हर किसी को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो अपने ग्लास जार्स के जो बॉक्स है उनको उठा ले। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है भाई, मजबूत, है ना। इसको लेकर क्या ही मैं आप लोगों को वो करूं, एक्सप्लेन करूं, तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा यार। इसमें कुछ है ही नहीं एक्सप्लेन करने जैसा। अगला देखेंगे यार। अगला है अंडरलाइंड ईडीएम का मतलब बताइए। आनंद पर्सनली बिलीव्स इन द मोटो। क्या है मोटो, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड। एक बहुत ही अच्छी कहावत है भाई। जब लाइफ आपको नींबू देना तो आप उन नींबू का नींबू पानी बना लो। मतलब इसका ये है कि आप क्या कर रहे हैं, डिफिकल्ट सिचुएशंस से अपने आप के लिए बेस्ट आउटपुट निकाल रहे हैं। इसको अगर मैं हमारी कहावत में बोलूंगा तो आप लोगों को मैं बोल नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा वो वैसी लैंग्वेज हो जाती है। मतलब जब जीवन में आपके लगे हो ना, उस लगी हुई सिचुएशन को आप लोगों को अपने लिए बहुत अच्छी सिचुएशन के रूप में क्रिएट करना है, मोटिवेट करना है। मतलब अपनी कठिन परिस्थितियों परिस्थितियों के अंदर भी आपको अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एंटोनिम पूछ रहे हैं जी ये, विलोम पूछ रहे हैं किसका, मोनोटोनस। मोनोटोनस एक बहुत ही रिपीटेड वर्ड है। इसका मतलब होता है कोई चीज जो कि क्या है, डल है। पिछली जो शिफ्ट के हमने डिस्कशन किए वहां पर भी हमने इस मोनोटोनस वर्ड को देखा है। कोई चीज डल है, या फिर मैं इसको टेडियस बोल दूं, है ना। मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा रिपीटिशियस है, उसके अंदर कोई वैरायटी नहीं है, उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको मैं क्या कह दूंगा, मोनोटोनस। मतलब ये एक ही सेम चीज बार बार उस तरीके की जो आपका बनता है। जैसे आपके जॉब का जो रूटीन होता है वो बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो जाता है, उसकी वजह से आपको क्या लगता है कि यार जीवन में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब इसका मुझे क्या ढूंढना है, एंटोनिम, विलोम। तो यहां पर देखिए आपको एक वर्ड दिया गया है, इंग्रोसिंग। इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा रोमांचक हो। तो मोनोटोनस जहां पर आपका मूड खराब हो रहा था, आप बोर हो रहे थे,
यहां पर ये जो इंग्रोसिंग वर्ड दिया गया है इसका मतलब है कोई चीज बहुत ज्यादा रोमांचक हो। तो ये आपके इंटरनम हो जाएंगे। एक वर्ड दिया गया है भाई यहाँ पर टायरसम। टायरसम का मतलब होती है कोई चीज जो कि थकाऊ होती है, जो आपको थका देती है, आपको बोर्ड फील करा देती है। ठीक है। टीडीएस का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, इस मोनोटोनस का एक मैंने सिनोनिम टीडीएस भी बताया था। टीडीएस का मतलब भी उबाऊ होता है, जो चीज आपको उबासी दिला दे। रेशनल का मतलब क्या होता है? रेशनल का मतलब होता है जब आप किसी लॉजिक पर बात कर रहे हो, आपका कोई एक रीजन हो, उस रीजन के अकॉर्डिंग आप अपनी बात रख रहे हो, मतलब आपका एक तर्क हो, तो इसको हम तर्क वर्ड के अंदर ले लेते हैं। यार एक मिनट रुकिएगा, मेरे को उठना पड़ेगा, ये इसकी बैटरी वरना बंद हो जाएगी, एक मिनट रुकना। चलिए, वीडियो वरना फिर बीच में बंद हो जाती। अब क्या है ना, अब मैं ज्यादा चिंता नहीं करता हूँ कि स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि इधर उधर की बातें हो रही हैं। ठीक है, अब चलता है यार, रेगुलरली वीडियो देनी है तो इतनी बातें तो चलती हैं। अगला आप लोगों को दिया गया है कि आप लोगों को इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है इस दिए गए सेंटेंस के अंदर। यू नीड टू बी कॉन्शियस इनफ टू लिसन टू दिस क्वेश्चन। बस आप लोगों को पता है, एक तो ये स्टेटमेंट इतना आसान दिया है, उसमें इन्होंने एक वर्ड दिया है जो थोड़ा सा भारी लग रहा है, वो क्या है? कॉन्शियस। तो करेक्ट स्पेलिंग इसकी क्या होती है? CONS आ जाता है, फिर उसके बाद CIOUS। कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब जब आप क्या होते हैं, सचेत होते हैं, आप अटेंटिव होते हैं, आप अवेयर होते हैं कि आपको किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना है अपने आसपास की सराउंडिंग के लिए। ठीक है, तो यही इसमें इसकी गलत स्पेलिंग दे रखी थी भाई। इनफ का मतलब आप लोगों को पता है, आपके लिए अगर कोई चीज पर्याप्त है, जितनी आपको चाहिए उतनी है, तो उसको इनफ कह देता है। क्वेश्चन का मतलब पता है आपसे, अगर मैंने कोई प्रश्न किया है जिससे आप लोगों से मैं जवाब मांग रहा हूं, तो मैंने क्वेश्चन किया है। लिसन का मतलब क्या है? सुनना। सुनना। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। इस सवाल पूछता है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। ये जो वर्ड दिया गया है, आपको इसका सिनोनिम ढूंढना है इन चार में से और रिप्लेस करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। हाउ डिड वी एंड अप इन दिस रैप्चरस सिचुएशन? रैप्चरस का मतलब होता है कि कोई ऐसी फीलिंग या फिर एक ऐसा आप लोगों का एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपको क्या फील हो रहा है? ग्रेट प्लेजर फील हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है, आप उल्लास में भरे पड़े हैं। तो वो होती है एक रैप्चरस सिचुएशन, एक रैप्चरस वर्ड का मतलब। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, आप स्टेज पर गए, आपने ऐसा गाना गाया, ऐसा गाना गाया कि जो आपकी ऑडियंस है उसने आपको क्या दिया? एक रैप्चरस अप्लॉज दिया, एक उल्लास पूर्वक आप लोगों को अप्लॉज दिया, आपको सराहा। तो इसका मुझे सिनोनिम ढूंढना है। इन चार में से एक वर्ड दिया गया भाई यहाँ पर, एक्सटैटिक। बहुत ही कॉमनली यूज करे जाने वाले शब्दों में से ये भी क्या है? ये भी एक ऐसी फीलिंग है या फिर आपका एक ऐसा एक्सप्रेशन है जहां पर आप अपनी खुशी को, अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करते हैं, अपने उस जॉयफुल एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करते हैं। तो एक्सटेटिक और जो रैप्चरस था, वो आपका सिनोनिमस हो जाता है, यानी कि एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाते हैं। टेरिफाइंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो कि एक्सट्रीमली फियर आप लोगों को दे। मिसलीडिंग का मतलब क्या होता है? जो चीज आपको गलत आइडिया दे, आपको गलत इंप्रेशन दे, आपको भ्रम करे, भटकाए। डिजास्टरस का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो कि डिजास्टर कर दे, विनाश कर दे, जिसकी वजह से ग्रेट डैमेज हो जाए, तो वो क्या होती है? डिजास्टरस होती है। तो ये आसान थे वर्ड। अगला है मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को आपको ढूंढना है जिससे कि आप सब्सटीट्यूट कर पाए इस अंडरलाइंड सेगमेंट को इस स्टेटमेंट में। द मदर आस्क्ड द चाइल्ड, विल यू टेल मी हु डिड अकम्पनी यू टू द एयरपोर्ट? अब इसमें मतलब ये कहना चाह रही है मम्मी जी, जो ये कहना चाह रही है अपने बच्चे से, वो ये कहनी चाह रही है कि तेरे को एयरपोर्ट साथ में लेकर कौन गया था? तो यहां पर विल यू टेल मी हु डिड, हु डिड का यूजेस तो भी यहां पर बनेगा ही नहीं।
यहां पर सीधे सीधे आ जाएगा हु अकम्पेन्ड यू, जो आपके साथ आया था वो कौन था, ये पूछना चाह रही है मम्मी जी। तो यहां पर सीधे सीधे थर्ड वाला जो ऑप्शन है भाई ये आपका सही बैठता। ठीक है, चलिए आइए, ये पैरा जंबल सेंटेंस आपको दिए गए हैं, इनको पढ़ना है और इनको करेक्टली आपको अरेंज करना है। दिस पास्ट समर माई ड्रीम फाइनली केम ट्रू। Strange lands, exciting places, and new cultures have always fascinated me. Ever since I was a little girl, I dreamed about traveling overseas. I got to travel to England, France, Switzerland, and Germany. भाई आपको इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद ये समझ में आ गया होगा कि ये जो सी वाला स्टेटमेंट है ये आपका इंट्रोड्यूसिंग पैराग्राफ होगा, क्योंकि ये जो महिला हैं ये आपकी इनकी जो फैसिनेशन है, इनकी जो चाहत है उसको बता रही हैं कि जब से मैं छोटी थी, हमेशा जब से मैं छोटी हूं, मैंने ओवरसीज ट्रेवल करने को ड्रीम किया है ना। स्ट्रेंज लैंड्स पे जाना, एक्साइटिंग प्लेसेस पर जाना, न्यू कल्चर्स को जाना, इन सभी चीजों ने हमेशा मुझे फैसिनेट किया है। तो सी से शुरुआत होगी और फिर बात जाएगी बी पर। दिस पास्ट समर माई ड्रीम फाइनली कम ट्रू। इस पास्ट यानी कि पिछले जो ये गर्मियां गई हैं इसमें मेरा जो सपना है वो फाइनली ट्रू हुआ। आई गॉट टू ट्रेवल टू इंग्लैंड, मुझे इंग्लैंड जाने का मौका मिला, मुझे फ्रांस जाने का मौका मिला, मुझे स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिले, मुझे जर्मनी जाने का भी मौका मिला। तो ये जो सी बी ए डी यानी कि जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाता। मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है, यानी कि आपको पर्यायवाची बताना है। वर्ड दिया गया है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को सही करना, है ना। मतलब किसी चीज को अगर आप करेक्ट कर रहे हैं मतलब आप उसको क्या कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी हम कोई गलती कर देते हैं, अपने मम्मी पापा से कुछ इधर उधर की बातें कर देते हैं, तो अपनी उस गलती को हम क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। कैसे रेक्टिफाई करते हैं, कैसे सही करते हैं, अपने मम्मी पापा से जाकर सॉरी बोलकर, है ना। अब इसका सिनोनिम आपको ढूंढना है, तो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है भाई, अमेंड। अमेंड का मतलब भी तो क्या होता है, संशोधित करना, है ना। संशोधित करना मतलब कोई ऐसा चेंज करना जिससे कि जो चीज आप सही कर रहे हो, मतलब कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, उससे वो चीज इम्प्रूव हो जाए। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, इसमें एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। एक वर्ड दिया है यहाँ पर, मैर। मैर का मतलब होता है स्पॉइल करना। टू स्पॉइल, किसी चीज को बिगाड़ देना, किसी चीज को इम्पेयर कर देना, है ना, डैमेज कर देना। करप्ट का मतलब देखो आपको पता है, कोई ऐसा जो भ्रष्ट है उसको हम करप्ट कह देते हैं। अपसेट का मतलब कोई जो परेशान है उसको हम अपसेट बोलते हैं। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक टू द टिकट। अमित हैड टू विजिट द ट्रैवल एजेंसी मेनी टाइम्स। टू क्या आएगा यार, टू कंफर्म द टिकट आएगा ना। भाई टिकट को कंफर्म कराने के लिए अमित ट्रेवल एजेंसी के पास बार बार गया होगा ना। कंफर्म का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पुष्टि करा लेना है ना, पुष्टि करना कि भाई मेरा टिकट कंफर्म हो गया जी, नहीं हो गया, हो गया नहीं कर गया, तो उसको हम कंफर्म करते हैं। बाकी के जो ऑप्शन दिए गए हैं वो फालतू के लिखे हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, आपका एक एग्रीमेंट, एक रिटर्न या फिर स्पोकन एग्रीमेंट, है ना, जिसमें कि वो अपने सेल्स से संबंधित, किसी से भी संबंधित हो सकता है। एक वर्ड दिया गया यहाँ पर कॉन्फॉर्म। कॉन्फॉर्म का मतलब क्या होता है, जब आप किसी लॉ को या फिर किसी स्टैंडर्ड को क्या करते हैं, मानते हैं, उसके साथ चलते हैं, उसके साथ कंप्लाई करते हैं, मतलब आपने क्या किया है, उन रूल्स का कॉन्फॉर्म किया है। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है भाई, सम्मेलन, है ना, एक इवेंट होता है जहां पर मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, उसको कन्वेंशन कहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। द फॉलोइंग सेंटेंस, अबे इसमें एरर डिटेक्शन करना है। माई ब्रदर रिसीव्ड हिज एमबीए डिग्री इनटू द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। ए इनटू आएगा क्या इसमें, इनटू आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी होगा ना भाई, यूनिवर्सिटी से ली थी अपनी भाई, मेरे भाई ने अपनी जो एमबीए की डिग्री है लास्ट ईयर। इनटू द यूनिवर्सिटी क्या होगा, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये आपका इन्होंने गलत यूज किया है पोजीशन का, यहाँ पर फ्रॉम यूज होगा ना कि इनटू। चलिए आगे आएंगे, फिर से इन सभी को जोड़ेंगे सही से, सारे के सारे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स आर बिकमिंग पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड।
but at the same time it also harms us in many ways. It is the most widely used means of communication today. Today it is very affordable and available to everyone. इस चारों सेंटेंस को देखने के बाद आपको ऐसी फीलिंग आई होगी कि यार ये सारे के सारे ऐसे लग रहे हैं इसी से शुरू होगा, लेकिन हमें कनेक्ट करना है। मेन टॉपिक को आप बताओ कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है। इस पैराग्राफ के अंदर आपको ये समझ में आया ना कि जो मोबाइल फोन्स या फिर स्मार्टफोन्स है उनकी पॉपुलैरिटी और उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या है। तो सबसे पहला जो सेंटेंस यहाँ पर दिया है वही इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, मेन टॉपिक के बारे में वो बता रहा है। मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स आर बिकमिंग पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबसे पहले आएगा ए, है ना। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपको देखना है कि कौन से स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि ये इतना पॉपुलर क्यों है, क्योंकि इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मींस ऑफ कम्युनिकेशन है टुडे। तो ए के बाद आएगा भी आपका सी, टुडे इट इज वेरी अफोर्डेबल एंड अवेलेबल टू एवरीवन। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका डी, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो हार्म्स, फिर आ जाएगा आपका बी। तो ए सी डी बी ये करेक्ट रहता है। ये ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है ये वाला इसमें करेक्ट बैठेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। Select the option that can be used as a one word substitute, incapable of being defeated। एक ऐसा जो कि हराया ही ना जा सके, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनविंसिबल कहते हैं ना, है ना। जिसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो कि इतना पावरफुल है, टू पावरफुल टू बी डिफीटेड, के उसको कोई हरा ही नहीं सकता। उसके बाद इनविजिबल का मतलब क्या है, जिसको आप देख नहीं सकते, अनेबल टू बी सीन, ये आपका इनविजिबल हो जाएगा। अनअवॉइडेबल मतलब कोई चीज जो होनी है वो होकर ही रहेगी, मतलब कोई चीज जो कि सर्टेन है होने में, तो सर्टेन टू हैपन, या फिर जिसको आप टाल ही ना सकें, यानी कि इनएविटेबल, वो अनअवॉइडेबल हो जाएगी। इन एलुक्टेबल, इन एलुक्टेबल का मतलब क्या हो जाता है, कोई चीज जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते, मतलब अनेबल टू बी रेजिस्टेड। तो ये आपका इन एल्यूक्टेबल हो जाती है, या फिर आप रेजिस्ट नहीं कर सकते या उसको अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। अगला सवाल आपको दिया है कि आप ऑप्शन ढूंढिए जो कि इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में एक्सप्रेस करे। हु इनवाइटेड यू टू दिस पार्टी, जब कभी भी आपके एक्टिव वॉइस में इस प्रकार से आपका सेंटेंस शुरू होता है तो हु से शुरू होने वाले आपके जो प्रश्नवाचक स्टेटमेंट होते हैं उसमें आपको लगाना पड़ता है बाय होम। यू आपका पहले आएगा तो यू की जो वर्ब है वो आपकी वर आएगी, बाय होम वर यू इनवाइटेड टू दिस पार्टी। डी विकल्प इसमें आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें एरर ढूंढना है। ही रिप्लाइड इन अ ड्राई टोन, आउच, आई विल नॉट वर्क फॉर यू एनी मोर। आउच, आई विल नॉट वर्क। अब आप सही बताइए, आप सभी को ये वाला स्टेटमेंट सही लग रहा होगा ना, है ना। ये जो आउच लिखा है ये आएगा क्या इसमें। आउच आपका जो इंटरजेक्शन है वो कब यूज होता है, जब किसी को सडन पेन होता है, करती ना लड़कियां, है ना, पेन हो, सरप्राइज हो, है ना, इस तरीके की जो हरकत होती है तो आउच वहां पर यूज होता है। यहां पर क्या इसने ड्राई टोन में ही बोला है, आउच थोड़ा ना करेगा वो, तो ये आउच वाला यूजेज जो है वो यहां पर आपका भी गलत था, ठीक है। ये ठीक है, आउच की जरूरत ही नहीं थी, नॉर्मली लिख सकते थे आई विल नॉट वर्क फॉर यू एनीमोर, बस। चलो भी आ जाते हैं आपके क्लोज टेस्ट पर, एक बार फटाफट से पढ़ते हैं कि क्या दिया गया है। गांधी, father of Indian nation, practiced ahimsa in his personal and political life. He firmly believed that non-violence is not meant merely for monks, saints, and priests. It is for commoners too. If violence is the law of the beast, non-violence is law of the civilized human species. The spirit of the brute is inactive, and so he knows no law. He knows only physical might.
The dignity of man requires obedience to a higher way to strength of the spirit. Gandhi said, Ahimsa to Gandhi meant that one should love all, even enemies. And the expression of love, Ahimsa, should be in such a manner that it impresses itself indelibly upon the so called enemy, and then the enemy must return that love. It is a practically philosophy. Gandhi was realistic. He believed that non-violence provides the fullest protection to one's self-respect and sense of humor. It won't work in defense of gains and immoral acts. He called his marches off when people indulged in violence during protest for India's freedom. बाकी उसके बाद का तो ऐसे ही है. भाई गांधी जी की बात हो रही है, गांधी जी के विचारों की इसमें बात हो रही है. चलो भाई पहला वाला स्टेटमेंट बढ़ता है. गांधी जी फादर ऑफ इंडियन नेशन. तो क्या आएगा भाई? गांधी जी दी फादर ऑफ इंडियन नेशन. दा आ जाएगा. चलिए अगला देखते हैं. इसमें है, हम पहुंच गए यहां पर. इफ वायलेंस इज द लॉ ऑफ पीस, नॉन वायलेंस इज द लॉ ऑफ सिविलाइज्ड ह्यूमन स्पीशीज. अब यहां पर क्या है ना, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं एक दूसरे के ऑपोजिट सा, कि अगर वायलेंस लॉ है किसका, वो आपको बताना है. तो नॉन वायलेंस लॉ किसका है? सिविलाइज्ड ह्यूमन स्पीसीज का. तो वायलेंस किसका रहा होगा? फॉरेस्ट लिविंग, जानवरों का. कि अगर वायलेंस लॉ रहा है जानवरों का, तो नॉन वायलेंस क्या रहा है? सिविलाइज्ड ह्यूमन स्पीशीज का लॉ रहा है. ना तो इसमें लाइफ जाता, ना फॉरेस्ट लिव्ड जाता, ना लाइफ जाता. फॉरेस्ट लिविंग आपका ऑप्शन इसमें सटीक बैठता. ठीक है, चलिए आगे आएंगे. अगला है जी, कहां पर है? यहां पर है ना. तो अहिंसा टू गांधी जी meant that one should love all, even enemies. मतलब सबको सबसे प्यार करना चाहिए, इवन एनिमीज, यानी कि इवन वंस एनिमीज, उसको अपने दुश्मनों से भी प्यार करना चाहिए. गांधी जी कहते हैं, गांधी जी मानते हैं ऐसा. ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ता है. अगला है चौथे नंबर का, ढूंढिए कहां पर है. इट इज प्रैक्टिकली फिलोसफी. मतलब ये जो गांधी जी ने कहा है कि एक्सप्रेशन ऑफ लव, अहिंसा इस तरीके से होना चाहिए कि उसको अपने एनिमी को भी वो ना कुछ हार्म पहुंचाए. ये प्रैक्टिकली किस प्रकार की फिलोसफी है? क्या एक प्रूव फिलोसफी है, अप्रूव्ड फिलोसफी है, या फिर प्रूवन फिलोसफी है? प्रूवन वाला ऑप्शन सही रहेगा इसमें. पास्ट पार्टिसिपल है जो कि इस वाले स्टेटमेंट के साथ सही जाएगा. प्रैक्टिकली प्रूवन फिलोसफी है ना, इसमें थर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा. इसके बाद है जी पांचवा नंबर, इट वोंट वर्क इन द डिफेंस ऑफ गेन्स एंड इमोरल एक्ट्स. तो ये जो आप इसकी बात कर रहे हैं, नॉन वायलेंस की या फिर इस प्रकार के अच्छे अच्छे कामों की, तो ये काम नहीं करेगी. कहां पर नहीं काम करेगी? इन द डिफेंस ऑफ रेलिवेंट, इल-गॉटन, इल-विल या मोरल. इल-गॉटन का मतलब क्या होता है? इल-गॉटन का मतलब होता है जब हम किसी को प्रॉफिट्स को ऑब्टेन करने के लिए बोलते हैं गलत तरीकों से. ये काम नहीं करेगा आपके इल गॉटन, यानी कि गलत तरीकों से कमाई जाने वाली बातों के लिए, और आपके इमोरल एक्ट. ये इल गॉटन वाला ऑप्शन इसमें सही आ जाएगा. इल गॉटन एक कॉमनली यूज करे जाने वाला आपका एक एक्सप्रेशन है, जो क्या रेफर करता है कि आप प्रॉफिट उठा रहे या फिर आप गेन कर रहे हो किससे? एक डिसऑनेस्ट तरीके से. तो वो आपका यहां पर सही बैठ रहा है. तो ये थे भाई आपके इस शिफ्ट के 25 इंग्लिश के सवाल. आई होप मजा आया होगा आपको. और मजा अगर आया है तो आप लोगों को आपके स्क्रीन पर ये जो लाइक का मैंने नाम लिखा हुआ है, ऐसा बटन दिख रहा होगा, इस बटन को आप दबा दीजिएगा. चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. ठीक है, आपके मेरे बीच का एक चैनल तैयार होता है. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक है. आप मेरे साथ पर्सनली 1-to-1 इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं. आपको कुछ भी पूछना है, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी मुझसे बातें कर सकते हैं. आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लिया करो, उसमें इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट और बाकी के इंपॉर्टेंट लिंक होते हैं. टेलीग्राम का लिंक और ऐप का लिंक और प्लेलिस्ट का लिंक और बहुत सारी चीजें. इसमें इतना ही रखते हैं. अगर कोई भी डाउट या कोई भी बात है तो कमेंट कर दीजिएगा. इसमें इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में. अपना ख्याल रखिए. थैंक यू. टेक केयर. बाय बाय.